टीम सऊदी शायद न्यूजीलैंड की है। टीम सऊदी। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 150 विकेट लेने वाला प्रथम गेंदबाज। हम समझेला कुछ है जी, इतना अच्छा क्वेश्चन है। उतना ना लिखे तो आप ऐसे लिख सकते हैं खाली T20 में है ना। अच्छा हाँ, टीम सऊदी न्यूजीलैंड के है, लिख लीजिए। टीम सऊदी, सऊदी के टीम थोड़ा फास्ट लिखिए। टीम सऊदी लिखी ना लो है, वो तो ठीक है, टीम सऊदी लिखे तो आइए रहा समझ। तो दिक्कत कहाँ हो? सऊदी ना सऊदी, यह लिखा है सऊदी ना। न्यूजीलैंड लिख दिए ब्रैकेट में, कौन देश के पूछ देगा था। एक और क्वेश्चन था ना जी, IPL में 200 विकेट लेने वाला प्रथम गेंदबाज कौन बना था? हाँ, कि दोनों जुड़ गए ना एक तरह से, एक दूसरे से। ऐसे याद रखिए, ऐसे याद रहता है याद है, दोनों प्रथम है। चलिए आगे लिखिए। हाल ही में ताइवान में राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता? माने राष्ट्रपति कौन बने, ताइवान के राष्ट्रपति कौन बने, बस यही याद रखिए। ताइवान के राष्ट्रपति, ये तो नहीं पता लड़की है लड़का है। ये क्या है, नामा से पता लगाइए। हमारा तो पता ना लग रहा है कि नामा से कि वही है, लड़की है। लाई चिंग ते। अभी लड़की है कि लड़का हमको नहीं पता है। लाई चिंग ते, लड़की ज़बरदस्ती की कौन बात है, दो में एक चीज़ तो है ही होगी, है ही होंगे। आगे लिखिए। लोहड़ी त्यौहार कहाँ मनाया जाता है जी? लोहड़ी त्यौहार ना, लोहड़ी त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? लोहड़ी नहीं आता, लोहड़ी कहाँ मनाया जाता है? जो लोहड़ी पंजाब में मनाया जाता है। लोहड़ी पंजाब में मनाया जाता है। एक महत्वपूर्ण हो जाता है ना कि माने किस खुशी में मनाया जाता है। पहले पूछता था कि लोहड़ी कहाँ मनाया जाता है पंजाब में, लेकिन अब मनाता है मैंने जो भी पर्व मनाते हैं तो मतलब किस उपरांत में क्या खुशी है, या कोई गाम के उपरांत में मनाते, जैसे दुर्गा पूजा मनाते हैं तो दुर्गा पूजा मनाते हैं कि मैंने विजयदशमी था, राम जी लौटे भी थे, और एक बात था कि मैंने दुर्गा माता भैंसासुर के सहन भी किए थे, दोनों चीज़ होता है। तो इस तरह पंजाब में लोहड़ी मनाता है, क्यों मनाया जाता है? तो ये है ना, जो फसल कटाई जब होता है ना, फसल कटाई का त्यौहार लीजिएगा, फसल कटाई का त्यौहार। मैंने नया फसल जब कटता है ना जी, उसी खुशी में किसान लोग मनाता है लोहड़ी पंजाब में। तो आंसर ये हुआ मेन रूप से, ये मत याद रखिए, ये रखिए कि क्यों मनाता है, ये पूछता है आप। तासमा में दूसरा त्यौहार होगा कुछ, बिहू, दोगाली बिहू, बोगाली बिहू, है वहाँ बिहू है ना। आगे लिखिए। घूमर झूमर ना घूमर। हाल ही में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सेकेंड अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन कहाँ मनाया गया? दुबई में। हो गया। आगे लिखिएगा। मिशन 60,000 शुरू करने की घोषणा किस राज्य ने किया है? मिशन 60,000 शुरू करने की घोषणा किस राज्य ने किया है? हरियाणा।
ये का डिटेलवा ना पढ़े हैं। मिशन 60,000 शुरू करने वाला राज्य। देखिए, पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम का चैंपियन कौन बना है? मध्य प्रदेश। पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम है का चैंपियन कौन बना है? हो गया, आगे लिखिए। मध्य प्रदेश। हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया? ऐसा सिंपल क्वेश्चन आ सकता है कि मैं जलवायु सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ, तो मुंबई में आंसर होगा। मुंबई लिखिए। ये हुआ, चलिए 9 बढ़िया है। कल पूछा था कि ना? भू स्थिति से हाँ, वह ध्रुवीय से पूछते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? पोलर सैटेलाइट। तो ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी की नज़दीकी कक्षा में जो परिक्रमा करता है उसे ध्रुवीय उपग्रह। ठीक, पृथ्वी की नज़दीकी कक्षा में चक्कर लगाने वाले उपग्रह को ध्रुवीय उपग्रह कहते हैं, ठीक है। ध्रुवीय उपग्रह का वेग कितना होता है? कक्षीय वेग, जो अपना कक्षा पर चक्कर लगाता है ना, वो किस वेग से लगाता है? ध्रुवीय उपग्रह का कक्षीय वेग कितना होता है? 18 किलोमीटर प्रति सेकंड। आप बताइए सूरज जी। अमरेश जी। थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए, ज़्यादा नहीं हुआ। बताइए, हाँ बताइए। 84। आप 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। 2 2 4 2 6 8 किलोमीटर पर सेकंड। चलिए आगे बताइएगा। ध्रुवीय उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? 50 सेकंड या 84 मिनट। अमरेश जी बताइएगा। भू स्थित उपग्रह जरा बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जो पृथ्वी से कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है? बोलिए जी, पीछे बैजू जी बोलिए ना। का सुने? हाँ तो सुने तो बताइए। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पृथ्वी से कितनी किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है? आप बोलिए। 36,000 किलोमीटर, सही है। क्वेश्चन है बैजू जी से।
तो बताइए कि जो भू स्थिर उपग्रह होता है ना, वो किस ओर से किस ओर चक्कर लगाता है? पश्चिम से पूरब की ओर। ठीक है। अच्छा, तो बता दीजिए कि मतलब पश्चिम से पूरब ही वो क्यों चक्कर लगाता है? सिंपल बोलिए कि जिस ओर चक्कर लगा विपरीत ओर में चक्कर कैसे लगा सकता है? उसी ओर लगावेगा तब ना उसका कम्युनिकेशन नजर पड़ेगा। इस पृथ्वी घूम रहा है तो हम भी घूमेंगे तो ना उसके साथ घूमते रहेंगे चारों पट्टी। चलिए वो बता दो विशेषता तो गुण, ठीक है ना। आप बताइएगा। भू स्थित उपग्रह जियो जियो स्टेशनरी सेटेलाइट का कक्षीय वेग कितना होता है? 3.1 किलोमीटर पर सेकंड। 3.1 किलोमीटर पर सेकंड। बताइए इसका आवर्तकाल कितना होता है? 24 घंटा। समझ में आ गया? 24 घंटा पृथ्वी का भी आवर्तकाल है। पृथ्वी भी अपने अक्ष पर 24 घंटा में एक चक्कर लगा लेती है, तो भी उसके लिए कुछ ही हो गया। पृथ्वी सूर्य के लिए पृथ्वी हो गया और उपग्रह के लिए पृथ्वी हो गया, हो कि नहीं हुआ? सूर्य के चक्कर पृथ्वी लगाता है, लेकिन पृथ्वी का जो उपग्रह है वो पृथ्वी के चक्कर लगाता है। चलिए आगे बताइएगा। यदि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी वर्तमान जो दूरी है उसकी आधी कर दी जाए तो उसके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। अच्छा, तो ये वजह निकाल आई कौन फार्मूला पर निकलेगा? F बराबर G इंटू m1 बटा r स्क्वायर। तो कौन पर निकलेगा? 2 गो हुआ पृथ्वी चंद्रमा को जी है, आकाशीय पिंड 2 गो हुआ ना? नहीं जी, आकाशीय पिंड पर गुरुत्वाकर्षण बल पूछ रहा है। ऊपर जाएगा तो पृथ्वी से ये निकलेगा, बता देते हैं, सिंपल याद रखो। G इंटू m1 बटा r स्क्वायर। F बराबर जो फार्मूला होता है ना और पर गुरुत्वाकर्षण बल पूछ ही रहा, तो फिर गुरुत्वाकर्षण बल के ऊपर कुछ लगाना ना है। चलिए आगे बताइएगा। अब आ गया ग्रहों के गति के नियम। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है ग्रहों के गति के नियम कौन दिया था? केपलर ने दिया था। ये कब दिया था कोई जानते हैं जी? 1600 में दिया था, 1600 ईस्वी में। ग्रहों के गति के नियम से संबंधित केपलर ने कितने नियम दिए थे? 3 नियम। उसका था बैजू जी के क्वेश्चन था, तो काहे बता देता है जी? बैजू जी बोले थे इशारा में 3 गो। आप बोलिए जी। अनिरुद्ध जी बोलेंगे कौन कौन नियम था? तीनों नियम के नाम बताइए। परिक्रमण काल का नियम, कक्षीय नियम, क्षेत्रीय नियम और परिक्रमण काल का नियम। ठीक है, चलिए आगे बताइएगा। आप बताइए। कोई भी ग्रह सूर्य के चारों तरफ दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है जिसके फोकस पर सूर्य होता है, तो इसको कौन सा नियम कहते हैं? इसको बोलेंगे कक्षा का नियम, कक्षीय नियम। हाँ ठीक। क्योंकि कोई भी ग्रह किसके चारों चक्कर लगाता है? सूर्य के, और ओकरे कक्षा में लगावेगा ना, तो कौन सी हुआ? कक्षीय नियम हो गया। अब बताइए। कोई भी ग्रह अगर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है तो वह समान समय में समान क्षेत्रफल तय करता है, तो ये कौन सा नियम हो गया? क्षेत्र का नियम। समझ में लो कैसे जे? समान समय में समान क्षेत्रफल समझ में लो कि नहीं समझ में आया होगा? वो तो समझ में आ गया होगा कि सूर्य के चारों ओर घूम रहा है ना। मान लिया कि ये सूर्य है, सन है, पृथ्वी मान लिया कि इधर पर घूम रहा है ना, पृथ्वी है, ठीक है ना। तो पृथ्वी है तो पृथ्वी का घूमने गति कितना है? या कक्षीय पे कितना? 24 घंटा। तो समान समय हुआ ना। और समान समय पृथ्वी ये इतना ही घूमता है, अपने कक्षा में पृथ्वी से भी घूमता है जी। ऐसा तो ना कि पृथ्वी घूमते घूमते किसी और ग्रह के कक्षा में चला जाता है, नहीं जाता है। तो समान समय 24 घंटा और समान क्षेत्रफल इतना तय किया ना, जिसको कौन सा बोलेंगे? क्षेत्रीय क्षेत्र का नियम,
केपलर के क्षेत्र का नियम। और वो था काछिए, तो काछिए वाला सिंपल था कि सूर्य के चारों ओर जिस कक्षा में कोई भी ग्रह चक्कर लगावेगा उसका क्या कहलाएगा, कक्षा का नियम। हर ग्रह के लिए क्या है, अपना अपना कक्षा है। इससे सूर्य के सबसे नज़दीक कौन है, बुध। फिर के बाद कौन है, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो हर ग्रह का अपना अपना कक्षा है। उसके ना वो जाओ ना वो कोई भी ग्रह एक दूसरे कक्षा में प्रवेश कर सकता है कि नहीं कर सकता है, सूरज जी नहीं कर सकता। क्या करेगा तो क्या हो जाएगा, टकरा जाएगा। टकराने से क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए कभी भी वो टकराएगा नहीं। ऐसी डांट ले मुन्नत ना याद होगा, इतने समझाने से लगा ना कि मना में हट जाता है। हम ऐसे याद करते हैं, थोड़ा सा ध्यान देके। आगे बताइए। अब आगे भाई परिक्रमण काल का नियम किनकर हल है, बताइए तो। हाँ बोल दीजिए, या समझाओ या आप सूत्रे बोल दीजिए। मतलब कि परिक्रमा करने, कोई भी ग्रह के परिक्रमा करने जितना समय लगता है ना, वो परिक्रमा TS बोले, बताइए। TS को समानुपाती RP। एक नंबर तो एक नंबर इनको दे दीजिए। समय लगता है स्क्वायर में, ठीक है, लेकिन दूरी जो तय करता है वो कुछ में क्यूब में। इसीलिए टी स्क्वायर समानुपाती क्या होता है, आर क्यू होता है। टी स्क्वायर और समानुपाती आर क्यू, मतलब समझ रहा है, समानुपाती है। समय बढ़ रहा है तो त्रिज्या भी कुछ ही बढ़ रहा है, लेकिन इससे क्या एक पथ ही ज़्यादा बढ़ रहा है, एक स्टेप बढ़ रहा है ना, ये 2 गुना बढ़ रहा है, ये 3 गुना बढ़ रहा है ना। थोड़ा ये सुन लीजिए। इस नियम के अनुसार परिक्रमण काल टी का वर्ग सूर्य के मध्य दूरी के घन का समानुपाती होता है। समझ में लो ना, परिक्रमण काल का वर्ग, परिक्रमण काल टी होता है का वर्ग सूर्य के मध्य दूरी के घन के समानुपाती होता है। घन हुआ ना जी, इसके समानुपाती होता है। चलिए किनकर है, अमरेश जी। कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। यह बात सबसे पहले किसने कहा था, भाई जी बताइए। केपलर ने। आगे अब बताइए। कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है। यह बात सबसे पहले किसने कही थी, कोपरनिकस ने कहा था। इसको सत्यापित किया था केपलर ने कि जो ये बात जो बोला गया है ना वो सही है। दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है हमेशा। चलिए आगे बताइएगा, आपका है द्रव्यमान केंद्र किसे कहते हैं, सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र। द्रव्यमान केंद्र, जहाँ वस्तु संतुलित की अवस्था में उसे द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। वह केंद्र जहाँ पर कोई वस्तु संतुलन की अवस्था में रहता है उसे क्या कहते हैं, द्रव्यमान केंद्र बोलते हैं। हम लोग का द्रव्यमान केंद्र पूछेगा तो कहाँ होगा, बताइए तो। नाभि हो जाएगा। क्यों होता है, हाँ लगभग यहाँ के नीचे वाला द्रव्यमान और ऊपर वाला द्रव्यमान क्या होता है, बराबर होता है, उसके बीच में ये रहता है। इसलिए हम लोग झुकते हैं या मुड़ते हैं तो पूरा बल कहाँ पड़ता है, यहाँ पड़ता है। कोई भी चीज़ का केंद्र बिंदु बीच में ही होगा लगभग। जब ऐसे झुक के हाथ हटाते हैं धरती में तो क्या होता है, इसका और जो हाथ हटाने के बाद जो दोनों में बराबर हो जाता है हम लोग। जब तक बराबर नहीं होंगे ना, जब तक हिलते रहेंगे। जब हाथ पूरा तरह से तैयार सट जाएगा ना पृथ्वी में, तो आप हिलिएगा नहीं, एकदम संतुलन में हो गए। लगता है नहीं लगता है। आगे बताइए किनकर है, बताइए। द्रव्यमान केंद्र वस्तु के अंदर हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, दोनों जगह हो सकता है, बाहर भी और अंदर भी। जैसे कैसे पढ़ाऊँ, परिवृत्त, अंतःवृत्त हुआ ना, यही होगा। कोई भी वस्तु 2 जगह संतुलन में होती है, तो कहाँ संतुलन में होती है, इसको डिफाइन करें, बोलिए। एक होता है केंद्र बिंदु पर, एक होता है आधार बिंदु पर। तो डिफाइन कहाँ के लो, ये तो बता दो। अगर केंद्र बिंदु अगर आधार की ओर आ जाए ना तो वस्तु अधिक संतुलन में हो जाता है। ठीक हो। चलिए आगे बताइएगा।
हम लोग का आधार बिंदु कौन होगा? सिंपल ऐसे ही बताइए कोई भी हम लोग का आधार बिंदु। ऊपर की ओर अगर कोई इधर- ऐसे ही पूछ रहे हैं, कोई उजाला नहीं है। तल हम लोग का आधार बिंदु पैर है जी, जहाँ पे हम लोग खड़ा है कि नहीं? हम लोग का आधार ही ना होगा। चलिए, कोई बूढ़ा व्यक्ति झुक कर चलता है, क्यों तुम्हारा? द्रव्यमान आगे की ओर झुका है। द्रव्यमान आगे क्यों झुका रहता है? ये कौन बात हुआ? द्रव्यमान आगे क्यों झुका रहता है? द्रव्यमान कोई आदमी के नाम है कि वो झुका रहेगा? याद कीजिए कोई तरीका से। पिछला बटवा आगे मत बोलिए, अगला बटवा पीछे ना। घर का नाम थोड़ी बनाना है कि मिर्ज़ापुर है, तो कैसे बता दिया आगे से या पीछे तक घर में मिर्ज़ापुर आ जाएगा? यहाँ डिफाइन करना है, परिभाषा ना बताना है। बढ़िया से ना कर को बोलिए भाईजू जी, कोई बूढ़ा व्यक्ति क्यों झुक जाता है? बताइए आगे। द्रव्यमान के संतुलन करने के लिए। द्रव्यमान केंद्र को संतुलन करने के लिए हो जाता है, ठीक है ना? बुढ़ापा में क्या होता है ना, असंतुलित हो जाता है कोई भी शरीर, किसी का भी शरीर। पर्वत पर चढ़ने वाला व्यक्ति क्यों झुक जाता है भाईजू जी? आप चढ़े होंगे ना बराबर? कैसे झुक के चढ़े थे कि मतलब ऐसे सीधे सीधे चढ़ गए थे? सीधे चढ़। हाँ, अभी चढ़ जाते होंगे। अभी तो सीधे चढ़ेंगे। तो क्यों झुक गए थे बताइए, या क्या झुक जाएंगे चढ़ने वक्त? हम लोग तो वही झुक जाते हैं भाई, तो कैसे साल साल चढ़ गए वहाँ से? में डेली कहाँ रहता है, कवर रहता है, कम रहता बोलिए। आंसर सिंपल है, संतुलन बनाए रखने के लिए, ठीक है ना? संतुलन उसका चढ़ने है। और उससे पूछ रहा हूँ, आप पूछ रहे हैं। अब ऐसे रहोगे तो कहाँ गिरोगे? पीछे गिरोगे ना। अब ऐसे रहोगे तो आगे गिरोगे, तो आगे चढ़ोगे ना। ऐसे ही पूरा शरीर में सबसे ज़्यादा वजन पूछेगा तो इसका हो जाता है, ठीक है ना? आप लोग तो आप मतलब जिसका जैसे बच्चा के देखते हो कभी कभी, छोटा बच्चा जो 6 महीना के है, साल भर के है, उसको बोलता है कि जब भी मैंने गोद में लीजिए तो सर के पकड़ के लीजिए, एक सर यहाँ, एक हाथ यहाँ। काय करता है? उसके पूरे शरीर से लगभग उसके माथा का द्रव्यमान कुछ होता है, ज़्यादा होता है, भारी होता है, इसलिए मूड़ी इन्हें हो जाएगा, लचक जाएगा। और जिसका मूड़ी टाइट हो गया उतने टकना शुरू करता है अपने आप। और जब भी कोई बच्चा गिरेगा, साल भर तक बोल देते हैं मूड़िए के भारे गिरेगा। एक भी लेकर के नाम बता दीजिए जेकर मैंने पलंग पर से गिरा है तो अगर मूड़ी के अलावा कहीं चोट लगा होगा? नहीं लगेगा। इन्हें फूट जाए, इन्हें फूट जाए, इन्हें फूट जाए, गिरेगा ना तो हमेशा गिरेगा मूड़ी के भारे। पलंग पर से गिराओगे ना उसको, तो ऐसे गिराओगे टांग पर ना, तो हो जाएगा ना मूड़ी के भार, क्योंकि द्रव्यमान ज़्यादा है तो झुक जाएगा उन रुखे, ढाई से गिर जाता है। चलिए आगे बताइए। बोझा उठाने वाला व्यक्ति झुक कर चलता है, क्यों? सब के आंसर एक ही है, संतुलन बनाने के लिए। चलिए आगे बताइए। अब आ गया बल आघूर्ण, किनकर है आप बताइए। बल आघूर्ण किसे कहते हैं? वो ऐसा राशि जो वस्तु को गति प्रदान करे उसे बल आघूर्ण कहते हैं। घूर्णन गति प्रदान करे, गति प्रदान करे, घूर्णन गति प्रदान करें, उसे क्या बोलते हैं? बल आघूर्ण बोलते हैं। खाली गति के लिए तो फिर बल जरूरी हो जाएगा, खाली बल आघूर्ण पूछ रहा है ना। बल आघूर्ण कैसी राशि है? सदिश राशि है। तो किसी वस्तु पर अगर हम बल आघूर्ण लाते हैं, मैं लगाते हैं, तो वह वस्तु कौन सी गति कहते हैं? हाँ, वृत्तीय गति। बल आघूर्ण, आघूर्ण मैंने घूमना, तो घूमना मतलब कौन सी हो गया? वृत्तीय गति। आगे बताइएगा जी। बल आघूर्ण बराबर फार्मूला क्या होता है? बल आघूर्ण बराबर फार्मूला, अब ठीक है। फार्मूला पूछा तो हमको बीमा बता रहा है, हम पूछते हैं बल आघूर्ण फार्मूला। पीछे बताइए बैजू जी। आप बताइए आगे। बल गुने बल बाहु। बल गुने बल बाहु। मतलब बल गुना बल बाहु के मतलब त्रिज्या हो जाता है, और ठीक है ना। बल आघूर्ण का सही मात्रा क्या होता है? न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर। बल का भी न्यूटन मीटर ना हुआ है? बल का खाली न्यूटन होता है? हाँ, बल का न्यूटन खाली होता है जी, ठीक है। चलिए
न्यूटन मीटर। अब इससे निकालिए बल का बीमा निकालिए। हम लिखते हैं न्यूटन मीटर। अब इसको तोड़िए, बीमा कैसे निकलेगा। ये सारी मात्रक तो ये हो गया, पहले इसको तोड़िए, एक और मात्रक निकलेगा। न्यूटन, 1 न्यूटन मतलब कितना होता है बताइए। केजी मीटर स्क्वायर होगा ना, इन्वर्स होगा, अगुना खाली मीटर हो जाएगा। ये कितना, ये किसका हुआ, ये बल के हुआ, न्यूटन का है ना जी। बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन। तो इतना दे दिया, मीटर को छोड़ दिए, ठीक है ना। आप देखिए अब यहाँ से बीमा निकालना तो क्या हो जाएगा, निकालिए यहाँ से बीमा। कौन वाला होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये गलती कहाँ लिखल है, सेकंड नहीं दिए हैं, सेकंड देते तब ना। सेकंड ना दिए हैं, तो सेकंड ना दिए हैं, छूट गया होगा सेकंड। अब ठीक है, हाँ चलिए अब बताइए था इसका किलोग्राम में कुछ ही होगा जी। पहले गुना कर लेते हैं, केजी मीटर गुना मीटर क्या हो जाएगा, आई ये सीधा जाएगा। अब केजी किसका होता है, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2। ये किसका बीमा निकल गया, बाला घूर्ण का। हाँ तो पीछे तो पढ़ना है, ये था सब है पीछे ना पढ़ना जी। कौन कौन सामान है जो ऊर्जा, कार्य ऊर्जा वाला गुण तीनों हो गया, हुआ ना। इसे याद पड़ जाता है, आई बढ़िया चीज़ है। चलिए किनकर है, आप बताइए क्वेश्चन है किनकर है। बल बाहु का अगर हम मान बढ़ाएंगे तो उस पर लगने वाला बल ज़्यादा होगा कि कमज़ोर होगा, ना बता दिलिए है। बल बाहु बढ़ेगा, आगे बताइए अमरीश जी, बढ़ेगा घटेगा या समान रहेगा, कहाँ। हाँ क्वेश्चन में बोलो समझ ले, ये नहीं सी सोचने लगा ले ठीक बोल रहे बैजू जी। समान आप बोलिए, तो समझ कैसे बोलते हैं बल बाहु का अगर हम मान बढ़ाएंगे तो उस वस्तु पर लगने वाला बल क्या होगा, कमज़ोर होगा, अधिक होगा या फिर समान रहेगा, या बढ़ेगा या घटेगा, कमेगा। कमेगा, सही है। थोड़ा समझ लीजिए वाला बल बाहु वाला। हम ये क्या बता रहे हैं, बाला गुण वाला फार्मूला होता है बल गुना बल बाहु। बल बाहु का है मतलब एक तरह से हो गया एफ गुना आर मतलब दूरी भी हो सकता है, त्रिज्या भी हो सकता है ना। तो अब मान लीजिए कि यहाँ कोई पिंड है एम, ठीक है, यहाँ से हम लगा रहे हैं, यहाँ से यहाँ बल लगा रहे हैं। ये बीच का जो दूरी हुआ ना, यार हुआ है बोलते हैं कुछ ही, बल बाहु बोलते हैं इसी को, ठीक है। तो इस पर हम बल लगा रहे हैं, तो इतना त्रिज्या है, मान लीजिए कि 5 है त्रिज्या, तो मतलब यहाँ से वहाँ मतलब लगा जैसे कुर्सी है यहाँ रख दिए, तो इतना दूरी होगा ना जी। यहाँ जहाँ से हम यहाँ से संपर्क करेंगे, संपर्क करने के बाद कुछ लगाएंगे बल, तो बीच का यहाँ से दूरी कुछ ही हुआ ही बल बाहु हुआ। अब एक हम मान बढ़ा देंगे, तो मान बढ़ाएंगे तो जितना प्रेशर से अभी हम इस पर बल दे रहे हैं उतना प्रेशर से हम बल दे पाएंगे, बोलो नहीं ना। तो ही कुछ ही हुआ, बल कुछ हो जाता है, कमज़ोर होता है। मतलब त्रिज्या अधिक होने पर कुछ ही हो जाएगा, बल घूर्ण का मान घट जाएगा, या उस पर लगने वाला बल का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जिसे हम इतना छू रहे हैं और फिर वो इसको मैंने कुछ दूरी पर रहेगा, तो इसको हम लाठी से कुछ सेकंड टेलेंगे तो त्रिज्या बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो जितना बल हाथ से लगाएंगे उतना ही लाठी से लगेगा, बोलो तो लगेगा कि नहीं लगेगा। हम तो ये सोच रहे थे ना कि बल घूर्ण बराबर होता है बल गुने बल बाहु, दोनों बराबर में है, मैंने समानुपाती है कि बल बढ़ेगा तो बल बाहु बढ़ेगा, बल बाहु बढ़ेगा तो समानुपाती कहाँ है, कहाँ से लेके समानुपाती, बराबर है तो समानुपाती ना है। बराबर समानुपाती उसको बोलते हैं, बराबर को समानुपाती बोलते हैं। तो समानुपाती का चिन्ह कहाँ बदला, समानुपाती का चिन्ह ये होता है, बराबर की चिन्ह ये होता है, अथी की चिन्ह उल्टा होता है। कहाँ होता है बताइए, एफ बराबर एम ए होता है, ठीक, यहाँ एफ की समानुपाती ए में निकाल सकते हैं वाला फार्मूला पर G × M1 M2 रहता है। अब बाटा आर एस को लेते हैं,
इसका मान हम बढ़ावेंगे, तो वो घटेगा। काहे घटता है बताओ? हम तो विद्युत कर्मण का हम बढ़ा रहे हैं इसका मान, तो काहे घटता है? विद्युत कर्मण पाती ना है, ऊपर में जे भी होता और ऊपर ऊपर में है। अच्छा ठीक है, ई भी व्युत्क्रम अनुपाती में ठीक है, लेकिन यहाँ जो काम कर रहा है ना, यहाँ ये अभी कुछ बल ना जी, बालाघून बराबर जो है ना, इसमें इसका बाढ़ सुनो कुछ कर रहा है, जो इसमें बाढ़ बोल रहा है ना क्यों बा। हाँ जी ठीक है, यहाँ कुछ ही था। नहीं मेरा था बताइए अमरेश जी, कुम्हार के चौक में लकड़ी फंसाने का जो गड्ढा होता है वो किसके पास होता है, कहाँ पर होता है? पासे में होता है। कहाँ किसके पास होता है? पास में होता है, परिधि पर होता है, केंद्र पर होता है, हाँ परिधि पर होता है, ठीक है। परिधि पर होता है। अब पूछ जाएगा कि सब जो माने कुम्हार का चौक है, सब कौन सिद्धांत पर कार्य करता है? बालाघून के सिद्धांत पर ही कार्य करता है, ठीक है ना। अब कुम्हार के चौक में है, इतना बड़ा चौक है, यहाँ से घूमता है, यहाँ पर एक गड्ढा रहता है, अगर इसको और बढ़ा दे आगे तो घूम पाएगा वो? ज़्यादा घूमेगा क्या घूमेगा बताइए हमको? और बिंदु हो जी रहेगा ई बिंदुआ, ना वो ई बिंदुआ यहाँ आ जाएगा, तो तेज ना घूमेगा तो हाथवा से ज़्यादा तू खड़ा होकर घुमावेगा चकवा के। तो वो बात तो एक्सेस हो अक्सर कैसे हुआ? नहीं वही चीज़ तुमको सब अभी समझा था तुमको वही चीज़ ना बढ़ाते, यहाँ दूरी बढ़ा कि नहीं बढ़ा? हाँ यहाँ पहले था, फिर हम चकवा को बड़ा कर दिए तो त्रिज्या बढ़ा कि नहीं बढ़ा जी? हाँ, बढ़ा दे तो बलवाऊ घट तब बाल बाऊ घटा। घट गया। तुमको हाथवा जितना लंबा है उतने से ना घुमाता है जी, हर बात वही है। ओकर साथिया पर जाओ एग्जाम्पल अपने समझ आएगा। इसलिए चौक उतना ही बनाया जाता है जितना बड़ा तुम हो या तुम्हारा क्षमता है। घुमाने वक्त जानता है पूरा के पूरा शरीर के बाल लगता है उसके ऊपर, तब घूमता है, ऐसे नहीं घूमता है। ना तो जितना स्पीड घूमता है हमने घुमाओगे ना तो फेंका जाएगा, ना तो माथा फूट जाएगा जी। कितना कंट्रोल के बाद एकदम बझाइले रहता है, और बाद हम एक बार खड़ा करता है, वो घूमते रहता है। हमने कुछ कहेंगे टटड़ा के धर देंगे, कंट्रोल होता है, हाथ घूमती ना होता स्पीड में जी। ऐसे ऐसे करा दी पूरा के पूरा दोनों निदान रोटेट करता है, बहुत बल लगता है। ऐसा नहीं कि मतलब ऐसे होता है। अब त्रिज्या बढ़ा तो त्रिज्या बढ़ा तो तुरंत हाथ तो उतना बड़ा नहीं है, तो इसी लकड़ी का जो लट्ठा चाहिए कुछ चाहिए लंबा चाहिए, लंबा करेंगे और लंबा करेंगे तो और लंबा करेंगे तो ऐसे घुमावेंगे तो ये घूमेगा, जितना आएगा क्षमता उतना नहीं घुमावेंगे बस। सीधा जाने बल कम जाएगा उतना फालतू। चलिए ना समझना सही है। जांटे का हाथ था परिधि के पास होता है कि केंद्र के पास होता है? उनका है जांता पिसा है अभी, हाँ तो उसमें जो पकड़ने वाला होता है वो परिधि के पास होता है कि मतलब केंद्र के पास? परिधि के पास होता है। जांता में हमेशा रहेगा ना, तो एगो एजा कांट रहता है, एगो एजा रहता है, एजा परिधि अनाज पड़ता है, पड़ता है ना जी। तो ये दोनों में पड़ता है, कैसा हुआ बीच में कैसा हुआ नहीं रहता है, जो हम पकड़ते हैं जो ऐसे निकला रहता है ना, तरह घुमाते हैं, ये भी कुछ ही है, ये भी वही हर वजह पर काम करता है। इस हम पूछ देगा कुछ ही सिद्धांत पर तब बालाघून बोलिएगा। एगो चल गए जी जी, चलिए आगे बताइएगा। हाँ उत्तोलक, घिरनी, आनत बल या स्क्रू कौन सिद्धांत पर कार्य करता है? बालाघून पर। लेकिन बोला था तू ना, बालाघून या बोला था ना कि आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम नहीं करता है, बोला था ना एक दिन कि उत्तोलक है जो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य नहीं करता है, यही देख के बोला था ना है? नहीं देवल में कहीं था। ठीक है, गलती ना ऐसा ही है। चलिए याद रखो, हमारा याद है वो बोला है, जो याद नहीं है कम कुछ ही बोले हैं। हमें याद पड़ गया कि जना हुआ था बहस, थोड़ा सा बहस इसीलिए होता है, बहस करने से क्वेश्चन याद रह जाता है। कभी कभी परीक्षा में देखते ना कि हंसी मजाक में जो क्वेश्चन कर लिए ना वो आ गया, तो वो होता है कुछ नहीं कि आपको एकदम डायरेक्ट हिट करेगा, भुलाइएगा नहीं। कहाँ फिल्मा ज़्यादा याद रहा है, पढ़ा याद कहाँ रहा है? फ़र्क है। फिल्मा को हम लोग ध्यान से देखते हैं और पढ़ा को ध्यान से नहीं देखते हैं, लेकिन हंसी मजाक में जो करते हैं वो माइंड में एकदम बहुत अच्छा से बैठ जाता है। इसलिए ग्रुप डिस्कशन का मतलब ही होता है कि थोड़ा सा आप भी बोलिए, छेड़छाड़ कीजिए तो ज़्यादा अटेगा, काहे हुआ कैसे वैसा पता चल जाएगा। अब आ गया लिफ्ट की गति, मोशन ऑफ लिफ्ट। बताइए लिफ्ट में सवार व्यक्ति के भार का समीकरण क्या होता है, आप बताइएगा। भार का समीकरण बताना है। W बराबर W बराबर mg।
W बराबर mg। ऐसा ही है। अब बोलिए, हम पूछे थे, सुनिएगा हमसे पहले। लिफ्ट में सवार व्यक्ति के भार का समीकरण हम खाली पूछ रहे हैं। और अगर ऊपर नीचे जाएगा तो इसमें जुटेगा, कुछ घटेगा, ऊपर जाएगा तो जुटेगा, नीचे जाएगा तो घटेगा। कौची जुटेगा, कौची ऊपर घटेगा? जाएगा तो प्लस एम ए जुटेगा, और नीचे आएगा तो माइनस एम ए घटेगा। समीकरण खाली पूछेगा ना, आपका बोलना सही है। समीकरण से पूछे ना तो खाली ऐसे बोल दीजिएगा m इंटू जी प्लस माइनस ए। यू हुआ कौची? लिफ्ट में सवार व्यक्ति का समीकरण। जब ऊपर जाए तो नहीं, तो दोनों का हाँ, ये हो गया सिर्फ ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है हमको मतलब नहीं है, इसलिए मतलब नहीं है। लिफ्ट में जो व्यक्ति है ना, सिर्फ उसके बारे में पूछेगा ना, उसका समीकरण तो क्या होगा। अब क्वेश्चन दे दे कि लिफ्ट में कोई व्यक्ति, सिर्फ लिफ्ट में कोई व्यक्ति का भार क्या होगा, तो ई फार्मूला से निकालेंगे। यहाँ दिल रहेगा तो वरन ऊपर कहेगा तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे ना, और नीचे कहेगा तो हटा देंगे। इस पर निर्भर करेगा। तो ये खाली समीकरण कौन सी हुआ? ई हुआ लिफ्ट में सवार व्यक्ति। अब आगे हो जाता है केस 1 केस 2, वो पूछेंगे तो वरन बताइएगा। हो गया पहले, ये 2 दिन है जी। चलिए आप बताइए, जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही हो तो भार बराबर क्या होता है? एक समान वेग से ऊपर जाएगा था। अब ये केस 1 केस 2, m इंटू जी प्लस ए हो जाएगा, भार अपरिवर्तित रहेगा। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही हो तो हम मेरे को बताए थे पहले कि जब एक समान वेग रहे तो त्वरण का मान क्या होता है? 0 होता है। इसलिए W बराबर क्या हो जाएगा? mg खाली हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा समझ लीजिए बढ़िया से। 2 चीज़ बताए थे त्वरण वाला चैप्टर में, वेग वाला में, कि वेग अगर एक समान रूप से बढ़ता है तो त्वरण का मान क्या होता है? 0 होता है। वेग अगर एक समान रूप से बढ़ता है, एक समान वेग से जाता है तो त्वरण 0, और वेग एक समान रूप से बढ़ेगा तो त्वरण का मान भी बढ़ता है। 2 कंडीशन था ना, कि अगर वेग एक समान रहे तो त्वरण 0 बताए थे ना, ये पहला केस था। और दूसरा बताए थे कि वेग एक समान रूप से बढ़ता है, वेग एक समान रूप से बढ़ता है तो त्वरण का मान बढ़ेगा। यही चीज़ यहाँ लागू हो रहा है। देखिए हम पहला केस कुछ ही पूछे, जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो एक समान वेग से ऊपर जाएगा तो ए का मान कुछ हो जाएगा 0। तो W बराबर यहाँ लगेगा, सही आप बोले जो mg लगेगा, mg और प्लस a। तो यहाँ पे a का मान क्या हो गया? 0। तो m गुना g प्लस 0, तो सिर्फ क्या आ गया? mg आ गया। तो जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जाएगी तो भार बराबर सिर्फ क्या हो जाएगा? mg हो जाएगा। देखो कहाँ पढ़े वाला, कहाँ जाके ये वाला काम कैल के, ये पढ़े क्या है? सेकेंड चैप्टर में वेग विस्थापन पढ़े खले ना, काम कहाँ कर रहा है? 8वां चैप्टर में काम कर रहा है। अब पूछे तो कि 0 कहाँ से आ गए, तो वही अले, जब वेग एक समान है तो त्वरण क्या होता है? 0 होता है। ये बताए थे भी हम अच्छी करके शायद। आगे बताइए, दूसरा है तो जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही हो तो उसमें स्थित भार पर क्या परिवर्तन पड़ता है? बढ़ता है, घटता है या अपरिवर्तित रहता है? कोई परिवर्तन नहीं पड़ता है, क्योंकि त्वरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो जो भार आपका है mg बाहर में, वही उसमें रह जाता है ना। भार बराबर से फॉर्मूला कुछ होता है, mg होता है ना जी, जरा मान गुना गुरुत्वीय त्वरण। त्वरण का मान ना घट रहा ना बढ़ रहा, तो सेम के सेम ना रहेगा। चलिए आगे बताइए। हाँ बताइए, जब लिफ्ट एक समान वेग से नीचे जा रहा हो तो, जब लिफ्ट एक समान वेग से नीचे जा रहा हो तो भार क्या होगा? उस व्यक्ति का भार क्या होगा लिफ्ट में जो है? 0। जब लिफ्ट एक समान वेग से जा रहा हो तो त्वरण का मान क्या हो जाएगा जी? एक समान वेग से ऊपर जाए, एक समान वेग से नीचे जाए, त्वरण का मान तो 0 ही रहेगा। तो 0 रहेगा तो एक क्या होता है क्या? W बराबर अभी पढ़े
mg+a अभी पढ़ रहे हैं mg ये ऊपर जा रहा था तो आई नीचे जा रहा था तो तब माइनस तो होबे करेगा प्लस माइनस। तब पूछ है तू कहाँ बता रहा है कि जब कोई व्यक्ति लिफ्ट में नीचे जा रहा है एक समान वेग से तो उस व्यक्ति के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कमेगा बढ़ेगा या वही रहेगा? माइनस तो बता दिया। भार तो वही रहेगा। हाँ नीचे जाएगा तो माइनस होगा। कुछ ही माइनस होगा। ठीक है बता जी, सिंपल मत है। कुछ ही माइनस हो रहा है या हिंगा कुछ ही माइनस हो रहा है ये बताओ। अरे ए माइनस में हो रहा था, बोलना कि त्वरण माइनस में होगा। भार पर कोई परिवर्तन नहीं पड़ता है, याद रखिएगा। ऊपर जाए या नीचे जाए, लेकिन कब? जब वेग एक समान होता है। और उसी में लगा दे कि जब वेग एक समान रूप से बढ़ रहा है तो त्वरण का मान भी कुछ ना कुछ बढ़ेगा। तो जब बढ़ेगा तो क्या होगा? भार बदलेगा, ऊपर जाएगा तब भी, नीचे जाएगा तब भी। ये दो कंडीशन इसी पर फॉलो करता है। ऐसा से बड़ी क्वेश्चन हिट करता है भाई, और डायरेक्ट ही हिट करता है दो कंडीशन में। अब देखिए, अब यही क्वेश्चन मार्क के स्थिति अगले किनकर है? बैजू जी के। अगर लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर जा रहा है, जखनी था एक समान वेग, अब एक त्वरण का मान ए हो गया, मैंने त्वरण का मान कुछ ना कुछ आ गया। तो अब है कि अगर लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर की ओर जा रहा है तो भार बराबर फार्मूला क्या होगा? हैं? भी कौन है? बोलिए। mg प्लस ma। W बराबर mg प्लस, देखिए ई होता था ना W बराबर m इंटू जी प्लस ए। त्वरण के साथ क्या जा रहा है? ऊपर जा रहा है। समान वेग भी बढ़ रहा होगा इसका भी। जब ये त्वरण दे दिया ना, एक मतलब कि वेग भी क्या होगा? एक समान रूप से बढ़ रहा होगा, तब ना तुरंत कुछ होगा। तो तुरंत कुछ होगा तो इसको क्या किया? इससे पहले इसमें गुना किया, फिर से इसमें गुना किया, तो mg प्लस m में। तब मैंने क्या हो जाएगा? वो लिस्ट में सवार जो व्यक्ति रहेगा उसका कुल भार कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। ठीक है, द्रव्यमान तो दोनों में रहेगा ही। अब इसी को m निकाल लीजिए कॉमन, तो फिर आ जाएगा g प्लस a। यही बतिया आ गया फिर, है ना। यहाँ पे g का मान 9.8 धर देंगे, तुरंत दिल रहेगा जिसको मान धर देंगे, द्रव्यमान दिल रहेगा, उससे भार निकल जाएगा। समझ में आ गया? चलिए आगे बताइए। और आप ही का बताइएगा। अगर लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर जा रहा है तो उस लिफ्ट में व्यक्ति का भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ा हुआ, क्योंकि त्वरण है ना, त्वरण का मान कुछ ना कुछ होगा। आप बताइए भैया। अगर लिफ्ट ए त्वरण से नीचे जा रहा है तो उस लिफ्ट में से और व्यक्ति के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कम जाएगा, भार घट जाएगा। अब एक क्वेश्चन है, अगर लिफ्ट का रस्सा टूट जाए तो W बराबर क्या हो जाएगा? रस्सा टूटने के बाद भी mg रहेगा। हम पूछ रहे हैं लिफ्ट का रास्ता टूट जाए तो W माने उस लिफ्ट में सवार व्यक्ति का भार क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। बड़ी बढ़िया लेखा से भेंट हुआ आपके हमको। टूटला के बाद आदमी मर जा है, तब मरला पर आदमी सुन हो जाए, पता है ना। याद रखने के लिए हम ही बोले, हम ऐसे याद रखते हैं कि रास्ते जब टूट जाएगा तो आदमी बचेगा, लगभग समाप्त हो जाएगा। लिफ्ट का रास्ता टूट रहा है, 10 मंजिला पर से अगर टूट गया कि भाई लिफ्ट नीचे गिरेगा, कितना वजन आता है लिफ्ट में, समझते हैं। पहले तो इतना स्पीड में जाएगा कि हार्ट अटैक से मर जाएगा, तो मर ही गया। बजड़ेला के बाद कुछ होता है कि वो बजड़ेगा नीचे तो उसका उठ जाएगा, और उठला के बाद टकराएगा कहाँ? लिफ्ट के छत से टकराएगा, तब माथा में चोट लगेगा, फिर नीचे जाएगा। इतना क्या स्पीड से जितना ऊपर नीचे करेगा वो का होगा कौन? पहले तो हमें लगे हार्ट से मर जाएगा, आधा आदमी तो हार्ट से मर जाएगा। बेहोश हो जाए तो बच ही जाएगा जी। जो बेहोश हो गया वो बच जाएगा, क्योंकि उसको होश नहीं है कि मेरे साथ कुछ हो रहा है। जो इसे एक वो मरीज़ के उदाहरण ले लीजिए जिसको होश नहीं है, जिसका माइंड नहीं, जैसे कोमा में व्यक्ति रहता है। कोमा में आप उसको सपक्का से मारिए, तलवार से काट दीजिए, सुई दीजिए, सुआ भोंकिए, कुछ पड़ा पड़ता हो रहा? बताइए तो। अरे जो भी होश है कुछ ही है, मरल के समान है, सिर्फ उसमें सांस है, उसको पता ही नहीं है कि हमको साथ कुछ हो रहा है।
इसीलिए हम कहते हैं ना कि अगर कोई व्यक्ति मरीज़ है, जब मैंने जाकर डॉक्टर के यहाँ दिखाता है, जरा होश नहीं है, भगवान बढ़िया है कि उसको उसी समय मौत दे दे। चला मौत से बदतर ज़िंदगी हो रहा डॉक्टर के यहाँ। समझ सकते हैं कि कौन कौन चीज़ करता है उसके साथ डॉक्टर। पूरा शरीर में छेद कर देना। बताइए कि अगर आपको होश हो जाएगा तो पूरा शरीर में छेद कर देंगे, सोच सकते हैं। इससे बेहतर है कि अगर कोई आदमी के कुछ होता है ना, ब्रेन हैमरेज हो गया, हार्ट अटैक हो गया, तो उसी समय समाप्त हो जाए, बढ़िया रहता है। मैं तो जानता हूँ उसका वो हालत। सुनिए, आप इसमें जरूरत नहीं, क्लोरोफार्मा है, आप बहुत चीज़ सब यूज करने वाला है जो कि आपको देते ही, आपको आप सब चीज़ देखिएगा, फिर भी क्लोरोफार्म तो हटा ही दिया, क्लोरोफार्म अब हट गया, पहले क्लोरोफार्म बहुत तो हार्ट ऑपरेशन में नहीं होता। हार्ट का ऑपरेशन में पूरा आपको मरल साबित कर देता है, उसके बाद हार्ट का ऑपरेशन होगा ना कि ए बराबर क्या हो जाता है जी, मतलब गुरुत्वीय त्वरण त्वरण का मान दोनों क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ठीक है ना, क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो एम बराबर डब्ल्यू बराबर क्या हो जाता है, एम इंटू जी माइनस ए। नीचे क्यों नहीं गिरा है, तो एहू ई क्या हो गया, जी बराबर जी ना हो गया, एम इंटू तो जी माइनस जी बराबर क्यों जी, जीरो, तो एम गुना जीरो बराबर जीरो, उसका भार क्या आ गया, जीरो। इसमें याद रखिएगा कि कोई भी लिफ्ट का रस्सा अगर टूट जाए तो उसमें गुरुत्वीय त्वरण और त्वरण का मान दोनों क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। बराबर होने से क्या हो जाता है, भार शून्य हो जाता है। ठीक है, याद रखिए। 5 कंडीशन हुआ, इसको 5 याद हो गया। छठा कंडीशन देखो है, ठीक है वो देते हैं। चलिए यहाँ बताइए तो किनकर है, अमरेश जी के। अगर लिफ्ट नीचे की ओर जा रही है और उसमें त्वरण का मान है जो जी के मान से बड़ा है, माने ए का मान है जो गुरुत्वीय त्वरण से क्या है, बड़ा है, तो ए का मान है जो गुरुत्वीय त्वरण से बड़ा है, तो इस स्थिति में जो व्यक्ति लिफ्ट में सवार रहेगा उसके साथ क्या होगा। हम अभी बोले ही मतलब बात, ये अभी हम बात ये बोल दिए हैं, लेकिन दोनों मिला के बोल दिए थे। इसी स्थिति में होता है ना कि त्वरण का मान अगर जी के मान से बड़ा है और लिफ्ट नीचे की ओर जा रहा है, तो व्यक्ति जब लिफ्ट धरती के साथ टकराएगा ना, तो व्यक्ति अपने आप लिफ्ट के छत पर टकराएगा। लिफ्ट का छत मतलब जैसे इतना बड़ा लिफ्ट रहता है, इतने ना लंबाई के हम लोग रहते हैं जी, छत कहाँ है, यहाँ है, तो यहाँ से इतना उठिएगा, यहाँ टकराइएगा, यही होता है। जब त्वरण का मान ज़्यादा होगा गुरुत्वीय त्वरण से, तो लिफ्ट के छत से आदमी क्या होगा, टकराएगा। ये छठा कंडीशन होगा। हाँ, तो डब्ल्यू बराबर हो गया ना, ए का मान एम इंटू जी माइनस ए होता है कि नहीं होता है। तो इसमें क्या है कि डब्ल्यू बराबर हो जाएगा माइनस भी ई हो जाता है। भी मैंने कुछ हुआ, इसका वेलोसिटी हुआ ना जी, तो ये काहे हुआ, काहे कि इसमें जो निकले यही बड़ा है, तो यही बड़ा है, इससे घटा रहे हैं, तो ये माइनस में ना आवेगा, आवेगा कि नहीं आवेगा। ये अभी लिखे थे ना हम, ए बड़ा है जी से, तो इसमें से नहीं घटना चाहिए था, लेकिन घट रहा है कौन, इसमें से, तो माइनस होगा। और जो माइनस गुना आएगा इसमें गुना आएगा, माइनस से गुना करेंगे हमेशा, तो कुछ होगा, भार तो कमेगा ना, भार तो अभी भी कम रहा था, तो भार कमेगा तब टकराइएगा ऊपर की ओर। समझ में आ रहा है ना, यह होता है यहाँ पे। 6 कंडीशन 6 याद रखिएगा, 6 कंडीशन में 6 को 6 याद रखिएगा ना, हमेशा याद रखिएगा। ये एक बार हम फिर दोहरा देते हैं, सब सुन लीजिए। पहला कंडीशन है, आप बोलिएगा, आशिक कोई बोलिएगा बढ़िया से, जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही हो तो भार क्या होगा, भार बराबर रहेगा, एम जी रहेगा। जब लिफ्ट एक समान वेग से और जब लिफ्ट एक समान वेग से नीचे रही तो कोई परिवर्तन नहीं। और जब लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर जा रही है तो बढ़ेगा, और जब लिफ्ट ए त्वरण से नीचे आ रही है तो घटा होता है। और जब लिफ्ट में ए का मान और जी का मान दोनों बराबर हो तो भार शून्य हो जाएगा। और जब लिफ्ट में ए का मान जी के मान से बड़ा हो तो व्यक्ति लिफ्ट के छत से जाके टकराएगा। 6 कंडीशन है, 6 याद रख दीजिए। 2 में वेग है, 2 में त्वरण है, और 2 है जो ए के मान पर निर्भर करता है। वेग है, वेग एक समान रहेगा तो भार अपवर्तित रहेगा, चाहे लिफ्ट ऊपर जाए या नीचे जाए। और ए का मान अगर ज़्यादा है, ए का मान अगर कुछ है और लिफ्ट ऊपर की ओर जा रहा है तो भार बढ़ेगा। ए का मान कुछ है और लिफ्ट नीचे की ओर जा रहा है तो ए का मतलब भार का मान घटेगा। और ए का मान और जी का मान दोनों बराबर है तो भार 0 होगा। और ए का मान
जी के मान से बड़ा है तो व्यक्ति लिफ्ट के छत से टकरा जाएगा। ये ख़त्म हो गया। अब रह गया अगर ऑब्जेक्टिव रह गया, इसलिए ऑब्जेक्टिव आराम से बढ़िया से पढ़ के आइएगा, ठीक है ना।